दोस्तों ये बात शुरू होती है 2013 में, जब बाबा सिद्दीकी एक जमीन के टुकड़े पर अपना कब्जा जमाना चाहते हैं, लेकिन उसी जमीन पर अगर किसी की नजर होती है तो वो होता है अहमद लंगड़ा। और अहमद लंगड़ा किसी भी कीमत पर बाबा सिद्दीकी को ये जमीन कब्जा नहीं करने देना चाहता है। लेकिन इधर बाबा सिद्दीकी भी किसी भी तरीके से उस जमीन को पाना चाहते थे और उसी जमीन के पीछे पड़ चुके होते हैं। अब दोनों में टसन इस कदर बढ़ता चला जाता है कि कोई सोच भी नहीं सकता था कि इस जमीन के लिए इतने बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हो जाएंगे कि जो वो जमीन का टुकड़ा बाबा सिद्दीकी के कहीं मौत का कारण ना बन जाए। और इसी तरीके से बाबा सिद्दीकी के पीछे लोग पड़ जाते हैं। अचानक एक दिन बाबा सिद्दीकी घर से कहीं निकल रहे होते हैं कि तभी अचानक उनकी मोबाइल पर एक फोन आता है और उधर से एक व्यक्ति कहता है, हेलो, मैं छोटा शकील बोल रहा हूँ, अगर अपनी सलामती चाहते हो तो उस जमीन से दूर रहो, वो जमीन सिर्फ और सिर्फ अहमद लंगड़ा को ही मिलनी चाहिए। अब इतनी बात सुनने के बाद बाबा सिद्दीकी इस मामले को थोड़ा हल्के में लेते हैं और सोचते हैं ऐसे तो फोन अब आएंगे ही, क्योंकि जमीन जो इतनी इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये कॉल यहीं पर नहीं रुकने वाली थी। अब जो कॉल आने वाली थी वो बाबा सिद्दीकी को अंदर से झकझोर कर रख देती, उनके मन में खौफ पैदा कर देने वाली थी। और वो कॉल थी भारत के मोस्ट वांटेड डॉन दाऊद इब्राहिम का। और जैसे ही फोन आता है तो पहले कोई फोन करता है और कहता है कि भाई बात करेंगे। तब थोड़ी देर के बाद फोन पर एक व्यक्ति आता है और वो कहता है कि हेलो, मैं दाऊद इब्राहिम बोल रहा हूँ। तो कहते हैं कि जी भैया बताइए। तो कहते हैं कि मैं सोच रहा हूँ कि राम गोपाल वर्मा से कह के तुम्हारे ऊपर एक फिल्म बनवा दूं, ताकि तुम्हें लोग याद करें। और उस फिल्म का जो टाइटल होगा, एक था एमएलए बाबा सिद्दीकी। और ये बात सुनने के बाद बाबा सिद्दीकी अंदर से तो थोड़ा सा डर जाते हैं। और दाऊद कहता है अभी भी मौका है, वो जमीन तुम छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। और यहीं से ये मामला धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आर्यन मिश्रा और जुर्म के वर्चस्व की कहानी में आज की कहानी बेहद खौफनाक, खतरनाक और ऐसी होने वाली है, यकीन मानिए दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपको एक एक सटीक जानकारी बताऊंगा मैं, जिसके बारे में शायद ही आप जानते होंगे। तो आज के जुर्म के वर्चस्व की कहानी को हम शुरू करें उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। तो देर ना करते हुए दोस्तों हम आज की कहानी सीधे शुरू करते हैं। दरअसल बिहार के पटना में एक घड़ी बनाने वाला आदमी होता है और वो आदमी अपने जीवन यापन करने के लिए पटना के एक चौराहे पर घड़ी बनाने का काम करता है। दरअसल ये बात दोस्तों 1958 के आसपास की है, जब वो व्यक्ति घड़ी बनाना शुरू करता है। अब घड़ी जैसे जैसे बनाता है तो उसे लगता है कि इस घड़ी बनाने से इनकम कुछ अच्छी नहीं हो रही है, अब मजा नहीं आ रहा है। तो वो घड़ी बनाने के साथ साथ उसे किसी ने राय दिया कि अगर तुम मुंबई में जाकर ये सब करते तो वहां घड़ी के शौकीन भी बहुत ज्यादा लोग हैं और अच्छा खासा पैसे कमा लेते। अब ये बात उस व्यक्ति के दिमाग में घुस जाती है, लेकिन इधर अचानक उसकी बीवी प्रेग्नेंट होती है और उसे एक बच्चा पैदा होता है और उसी बच्चे का नाम रखा जाता है बाबा सिद्दीकी। अब देखते ही देखते बाबा सिद्दीकी की उम्र बढ़ती जाती है और बाबा सिद्दीकी 12 से 14 साल के जब होते हैं तो उनके पिता उनको पटना से लेकर मुंबई चले जाते हैं और मुंबई में वो रहना शुरू कर देते हैं। इसी दरमियान वो, चूंकि बाबा सिद्दीकी थोड़े राजनीतिक नेचर के शुरू से थे, तो वो इसी दरमियान सुनील दत्त जी से मिलना जुलना शुरू करते थे, क्योंकि शायद उनका भी राजनीतिक रुझान रहता था और वो भी कांग्रेस से जुड़े रहते थे। और इसी दरमियान सुनील दत्त जी से बाबा सिद्दीकी की मुलाकात हो जाती है और बाबा सिद्दीकी कांग्रेस ज्वाइन कर लेते हैं। दरअसल बात 1978 में बाबा सिद्दीकी ने कांग्रेस को ज्वाइन किया और धीरे धीरे वो इस मामले को आगे बढ़ाते चले जाते हैं। बाद में वो 1980 में कांग्रेस यूथ के अध्यक्ष होते हैं,
फिर 1992 में वो कांग्रेस के महासचिव होते हैं और उसके बाद 1999 में वो पूरे लाव लश्कर के साथ यानी पूरी फिल्म सिटी के लोगों को, बड़ी बड़ी हीरोइनों को, सबको जोड़ने के बाद पहली बार विधानसभा का चुनाव जीत जाते हैं और इस तरीके से उनके राजनीतिक करियर शुरू होते हैं। आखिरकार वो 2009 में भी एक बार विधानसभा के चुनाव जीते, एमएलए रहे और 2004 से लेकर 2008 तक महाराष्ट्र सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। इस तरीके का बैकग्राउंड बाबा सिद्दीकी का है। अब आप सोच सकते हैं कि बाबा सिद्दीकी किस तरीके से हैं। उन्होंने 1980 में एक इफ्तार पार्टी रखी थी और वो इफ्तार पार्टी इतनी हाईलाइटेड है कि यकीन मानिए दोस्तों, बड़े बड़े समारोहों में जितने हीरो हीरोइन नहीं जाते हैं उतने उससे भी कहीं ज्यादा बाबा सिद्दीकी के इफ्तार पार्टी में हीरो हीरोइन जाते हैं। लोग कहते हैं कि सलमान खान, शाहरुख खान, संजय दत्त, शिल्पा शेट्टी, कोई ऐसा बड़े से बड़ा स्टार नहीं है जो बाबा सिद्दीकी के घर उस इफ्तार पार्टी में जाता नहीं है, क्योंकि वो इफ्तार पार्टी बेहद विशेष रूप से और बेहद भव्य तरीके से रखा जाता है और उस इफ्तार पार्टी की चर्चा देश नहीं विदेशों तक में होती है। एक ऐसी घटना 2008 में दोस्तों, कैटरीना कैफ का बर्थडे होता है और इसी बर्थडे में सलमान खान और शाहरुख खान आमने सामने आ जाते हैं और दोनों में जबरदस्त लड़ाई हो जाती है। दोनों में ऐसी ऐसी बातें कहाँ सुनी हो जाती हैं जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था और दोनों कुछ इस कदर एक दूसरे से अपना मुंह मोड़ लेते हैं कि किसी ने सोचा नहीं था कि दोनों कभी एक हो पाएंगे। लेकिन साल 2013 में ही एक इफ्तार पार्टी रखी जाती है और उसी इफ्तार पार्टी में सलमान खान को एक तरफ और शाहरुख खान को एक तरफ रखकर बाबा सिद्दीकी ने फोटो खिंचाया और उसके बाद दोनों को गले मिलाया और ये दुश्मनी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गई। तो इस तरीके का बैकग्राउंड बाबा सिद्दीकी का था और यहीं से बाबा सिद्दीकी चर्चे में आना शुरू हो जाते हैं। इस तरीके से वो वायरल हो जाते हैं कि उनके हर बार की इफ्तार पार्टी को पूरे भारत में, यहाँ तक कि न्यूज चैनलों में दिखाया जाता है कि आज बाबा सिद्दीकी के घर इफ्तार पार्टी रखी गई है। इस तरीके की उनकी इफ्तार पार्टी होती है। तो दोस्तों, ये भी जानना बेहद जरूरी है कि आखिरकार जब वो इतने अच्छे व्यक्ति थे तो हत्या उनकी किसने कर दी और क्यों कर दी, ये कहानी बेहद जरूरी है। तो हम सीधे अब उस पर पहुंचते हैं। दरअसल दोस्तों, दिन था 12 अक्टूबर का और वो दशहरे का दिन था, आप जान ही रहे हैं, और बुराई पर अच्छाई की जीत करनी थी। इसीलिए बाबा सिद्दीकी अपने घर से निकलते हैं और अपने बेटे के ऑफिस बांद्रा ईस्ट में रहता है, उसी ऑफिस पहुंचते हैं और आगे एक फील्ड नुमा रहता है, वहीं पर पटाखे को छोड़ना शुरू करते हैं। अब जैसे ही वो पटाखे छोड़ना शुरू करते हैं तो अचानक से 3 व्यक्ति ऑटो से उतरते हैं और उतरने के बाद ताबड़तोड़ फायरिंग उनके ऊपर शुरू कर देते हैं। लेकिन अभी तक कोई समझ नहीं पा रहा था कि ये बाबा सिद्दीकी के ऊपर गोलियां चल रही हैं या फिर पटाखे की आवाज आ रही है, क्योंकि वो स्वयं भी दशहरा मनाने के लिए अपने बेटे के उस ऑफिस पर जाते हैं। उनका बेटा भी एमएलए है, तो वो दशहरे में सबकी खुशियों में शामिल होने के लिए उस जगह पर गए होते हैं। लेकिन लोगों को तब पता चलता है जब उनकी बुलेट प्रूफ गाड़ियों पर गोलियां लगती हैं, तब लोग चौकन्ना होते हैं और जैसे ही इन तीनों व्यक्तियों को देखते हैं तो इसमें 2 लोगों को पकड़ते हैं और पकड़कर बुरी तरीके से पीटना शुरू करते हैं। इधर बाबा सिद्दीकी लहूलुहान हो जाते हैं क्योंकि इनकी गोलियां, 2 गोलियां सीने में, 1 गोलियां पेट में लग चुकी होती हैं, तो इनकी तबीयत तेजी से बिगड़ने लगती है और अचानक आनन फानन में इन्हें वहां से मुंबई के लीलावती हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। जब समय हो रहा था तकरीबन 9:30 बजे और डॉक्टर से कहा जाता है कि जितने पैसे लगे लगा दो, जो कर सको करो, लेकिन किसी तरीके से बाबा सिद्दीकी को जिंदा बचाओ। और ये सुनकर डॉक्टर की पूरी टीम बाबा सिद्दीकी के ऊपर काम करना शुरू करती है। लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, डॉक्टर सिद्दीकी की कोई नब्ज ही नहीं चल रही होती है। तो कोई भी डॉक्टर क्या करता था, आखिरकार 11:30 के आसपास डॉक्टरों के पैनल ने बाबा सिद्दीकी को मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद पूरा कोहराम मच जाता है।
इस खबर को जैसे ही सलमान खान सुनते हैं, वो अपना बिग बॉस शो की शूटिंग छोड़कर सीधे मुंबई के लीलावती अस्पताल में पहुंचते हैं। सोनाक्षी सिन्हा के पति भी पहुंचते हैं। बड़े से बड़े दिग्गज कलाकार आनंद फानन में लीलावती अस्पताल पहुंचते हैं, लेकिन आखिरकार बाबा सिद्दीकी को बचाया नहीं जा सका और उनकी मौत हो गई। दोस्तों, जब एक चौंकाने वाली खबर सामने निकल कर आती है और वो खबर ये होती है कि बाबा सिद्दीकी की मौत के पीछे लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे का हाथ है, क्योंकि एक ट्वीट जो मुंबई से किया जाता है और उसमें कहा जाता है कि सलमान खान, जैसे हमारे एक करीबी का मृत्यु हुआ उसी तरीके से तुम्हारे हर एक करीबियों को मार दिया जाएगा और अगली नंबर तुम्हारा रहेगा। अब ये लॉरेंस बिश्नोई का साफ साफ संदेश था। हालांकि ये मीडिया रिपोर्ट है, पुख्ता सबूत अभी तक नहीं मिल पाया है कि बाबा सिद्दीकी का मर्डर किसने कराया, दाऊद इब्राहिम का हाथ है या फिर लॉरेंस बिश्नोई का। लेकिन पूरे 28 घंटे बीत जाने के बाद जब इस घटना की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग लेती है, तो यकीन मानिए दोस्तों, किसी को भरोसा नहीं हो पाता है कि आखिरकार जब दुश्मनी 2013 से दाऊद इब्राहिम से थी, तो कैसे लॉरेंस बिश्नोई ने और क्यों मारा। तो कुछ लोगों का कहना यह भी है कि बाबा सिद्दीकी सलमान खान, संजय दत्त, शाहरुख खान, इन लोगों के बेहद करीबियों में से एक माने जाते थे। और चिकारा हिरण, जिसको सलमान खान ने एक फिल्म शूटिंग के दौरान शिकार कर लिया था, शायद वही कारण है कि अब सलमान खान के साथ साथ उनके करीबियों को भी टारगेट किया जा रहा है और इस तरीके की पूरी घटना निकलकर सामने आई है। हालांकि अभी आधिकारिक बयान में कुछ स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, लेकिन ये बेहद दुखद खबर, अभी तक किसी को कुछ नहीं पता चल पा रहा है कि आखिरकार बाबा सिद्दीकी को मारा क्यों गया। ये बेहद महत्वपूर्ण जानकारी है। शायद कुछ दिनों में पुलिस इस बात का खुलासा करे, तो ये कहानी भी हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। आज के जुर्म के वर्चस्व की कहानी में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं दोस्तों हमारी कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। पसंद आए कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। कमेंट में आप अपनी राय देना बिल्कुल मत भूलिए। किसके पीछे किसका हाथ हो सकता है, दाऊद इब्राहिम या लॉरेंस बिश्नोई? कमेंट के माध्यम से आप भी अपने विचारों को व्यक्त कीजिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।